जय हिंद साथियों, मोस्ट वेलकम आप सभी का हरियाणा ग्रुप डी 2026 के लिए इंडिया जीके की क्लास में। आज हमारी इंडिया जीके की जो क्लास है वो क्लास नंबर 27 है, तो यहाँ पे 27 कर लीजिए। आज क्लास नंबर 27 है इंडिया जीके की, जो आपको डेली सुबह 11 बजे देखने को मिलती है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन पर क्लिक कर लेंगे। बाकी क्लासेस का टाइम आपको डेली सुबह 7 बजे हरियाणा जीके, साथ में हरियाणा करंट अफेयर्स आपको सुबह 7 बजे ही मंथली करवाई जाएगी। डेली सुबह 11 बजे इंडिया जीके, साइंस डेली दोपहर को 2 बजे, डेली मॉक टेस्ट आपको रात को 9 बजे, जबरदस्त मॉक टेस्ट आपको डेली 100 दिन 100 मॉक टेस्ट सीरीज हमारी चली हुई है, तो डेली रात को 9 बजे लाइव मॉक टेस्ट ज्वाइन करें। आपके अपने चैनल IQ स्टडी सेंटर पर हरियाणा ग्रुप डी के लिए ऑल सब्जेक्ट PDF नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके आप 230 रुपीज में ऑल सब्जेक्ट PDF आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। कल आपकी पूरी की पूरी पॉलिटी खत्म हो जाएगी। कल हम ज्योग्राफी की शुरुआत करेंगे। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य विधानमंडल से संबंधित है? राइट ऑप्शन रहेगा भाग नंबर 6, सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। भारतीय संविधान का भाग नंबर 6 राज्य विधानमंडल से संबंधित है। भाग नंबर 6 राज्य के नीति निदेशक तत्व, आर्टिकल नंबर 36 से 51 राज्य के नीति निदेशक तत्व। भाग नंबर 5 के अंदर भाई संघ का उल्लेख, यानी कि भारत एक संघ देश होगा, और एक अनुच्छेद नंबर 52 से लेकर अनुच्छेद नंबर 151 तक भाई। तो राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट बताइए, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के भाग नंबर 9 के अंतर्गत आता है? भाग नंबर 9 के अंतर्गत आता है आर्टिकल नंबर 243 से लेकर ए से लेकर ओ तक मेरे दोस्तों। आर्टिकल नंबर 243 के ए से लेकर ओ तक, और पंचायत से संबंधित है। 2 अक्टूबर 1959 को नेहरू जी के द्वारा राजस्थान के नागौर जिले से, कहां से? राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया था। तो सबसे पहले कौन सा राज्य था पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला? वो था राजस्थान भाई। एक संविधान संशोधन हुआ था, 73वां संविधान संशोधन 1992 में, जिसके तहत पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। और ये जो संशोधन अधिनियम था 24 अप्रैल 1993 को परिवर्तित हुआ, और इसमें प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट, 1992 के 74वें संविधान संशोधन अधिनियम ने भारत के संविधान में एक कौन सा नया भाग जोड़ा? भाग नंबर 9 का ए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। जो किससे संबंधित है? नगर पालिकाओं से संबंधित है। नगर पालिकाओं से संबंधित है भाग नंबर 9A, 1992 के 74वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया भाग नंबर 9A। नेक्स्ट बताइए, 20 जुलाई 2021 को उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय संविधान के भाग नंबर 9B के कुछ प्रावधानों को रद्द कर दिया। भाग नंबर 9B किससे संबंधित है? ये सहकारी समितियों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट रहेगा। ठीक है, भाग नंबर 9B का संबंध सहकारी समितियों से है, और आर्टिकल नंबर 243 ZH से लेकर 243 ZT इसके अंदर शामिल है। 97वें संविधान संशोधन हुआ था। कब हुआ था 97वें संविधान संशोधन? 2011 के अंदर, जिसके द्वारा भाग नंबर 9B को मूल संविधान के अंदर शामिल किया गया भाई। भाग नंबर 9B सहकारी समितियों से संबंधित है। भारतीय संविधान के किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे दोस्तों। भाग नंबर आपका 14 के अंदर है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। कौन सा आयोग था भाई? एक था मेरे दोस्तों ली आयोग। उसके सुझाव पर पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना केंद्रीय लोक सेवा आयोग के रूप में कब की गई थी? 1926 में की गई थी। लोक सेवा आयोग का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग नंबर 14 के अंदर अनुच्छेद नंबर 315 से लेकर 323 तक किया गया है। ठीक है, भाग नंबर 8 के अंदर क्या है भाई? संघ राज्य क्षेत्र का उल्लेख है। संघ राज्य क्षेत्र का उल्लेख भाग नंबर 8 में, आर्टिकल नंबर 239 से लेकर
242 भाई। और भाग नंबर 10 की अगर मैं बात करूं भाई, अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्र से, ठीक है, अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्र से। भाग नंबर 16, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध किए गए हैं। नेक्स्ट बताइए, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग निश्चित वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधानों से संबंधित है? अभी मैंने आपको बताया आर्टिकल नंबर 330 से लेकर 342, भारतीय संविधान का भाग नंबर 16 भाई, भारतीय संविधान का भाग नंबर 16, जिसके तहत अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग और अंगल भारतीय समुदाय के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। अगर मैं बात करूं भाई, भाग नंबर 15 की किससे संबंधित है? ये निर्वाचन से संबंधित है, भाग नंबर 15। भाग नंबर अगर 17 की बात करूं, ये राजभाषा का उल्लेख, राजभाषा की परिभाषा भाग नंबर 17 के अंदर। भाग नंबर 18 की अगर मैं बात करूं तो किससे संबंधित हो जाएगा? ये आपात उपबंध से संबंधित हो जाएगा, भाग नंबर 18। नेक्स्ट बताइए, भारतीय संविधान का निम्न भागों में से कौन सा भाग इसके संशोधन के लिए प्रक्रिया का विवरण देता है? भारतीय संविधान का भाग नंबर 20 वही, भाग नंबर कौन सा? 20। और आर्टिकल नंबर कौन सा बताया था? 368, जिसमें संविधान संशोधन से संबंधित है। और भारत में संविधान की जो शक्ति है, संविधान संशोधन की शक्ति किसके पास होती है? संसद को दी गई है। और संविधान संशोधन की प्रणाली कौन से देश के संविधान से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान संशोधन की प्रक्रिया का विवरण देता है? भाग नंबर 20। कहां से ली गई है संविधान संशोधन की प्रक्रिया भारत के संविधान में? दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। आर्टिकल नंबर 368 किसको शक्ति देता है? संसद को शक्ति देता है। अनुच्छेद नंबर 371 के निम्नलिखित में से किस राज्य के संबंध में विशेष उपबंध से संबंधित है? ये है नागालैंड से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 371 के, जिसमें नागालैंड को विशेष अधिकार प्रावधान यानी कि विशेष प्रावधान उनको दिए गए हैं। इसके अंदर भाई ये प्रावधान किया गया है कि नागालैंड के लोगों का जो धार्मिक और सांस्कृतिक जो मामले होते हैं, उसमें भारत की संसद कोई भी कानून नहीं बनाएगी। और जो संसद है, बिना विधानसभा की, नागालैंड की विधानसभा की बिना सहमति के यहाँ की जमीन पर या यहाँ का कोई भी संसाधन है, ठीक है, उसके ऊपर जो है गैर तरीके से कुछ भी चीज स्थानांतरित नहीं कर सकती। सिर्फ नागालैंड का नागरिक ही वहां की जमीन खरीद सकता है। आर्टिकल नंबर 371 के। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध से संबंधित है? आर्टिकल नंबर 371 भाई, महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध से संबंधित है। भारतीय संविधान में मूलतः कितने अनुच्छेद थे भाई? भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद थे, ऑप्शन नंबर ए। और कितने भाग थे भाई? 22 भाग थे भाई, 22 भाग। और कितनी अनुसूची शामिल थी? 8 अनुसूची शामिल थी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में मूलतः कितने संविधान थे? 395 भाई अनुच्छेद थे और 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में कितने भाग हो गए हैं? 25 भाग हो गए हैं। और अनुसूची कितनी हो गई है? 12 अनुसूची हो गई है, 25 भाग हो गए हैं वर्तमान में। पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया था 1784 में। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा, ठीक है। पिट्स इंडिया एक्ट, इस एक्ट के माध्यम से क्या किया गया? कंपनी के जो व्यापारिक और जितने भी राजनीतिक जो क्रियाएं हैं, जो भी प्रोसेस हैं, उनको अलग अलग कर दिया गया। व्यापारिक और राजनीतिक प्रक्रियाओं को अलग अलग कर दिया गया। और इस एक्ट के द्वारा कंपनी के मामलों में ब्रिटिश सरकार का पहली बार नियंत्रण स्थापित किया गया। अगर बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन कि बताइए किस एक्ट के द्वारा कंपनी के मामलों में ब्रिटिश सरकार का पहली बार नियंत्रण स्थापित किया गया? पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों के बीच अंतर करता है। तो अभी आपको बताया कौन सा है भाई? वो 1784 पिट्स इंडिया एक्ट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जिसके तहत राजनीतिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया, व्यापारिक मामलों के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की गई, ठीक है। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्य है, उनके बीच में अंतर स्थापित हुआ, ठीक है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल किसके लिए बनाया गया? राजनीतिक
मामलों के लिए, और व्यापारिक मामलों के लिए क्या बनाया गया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाया गया। ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम को ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 793 के नाम से भी जाना जाता है, वो है चार्टर अधिनियम 1793। चार्टर अधिनियम 1793, सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। चार्टर अधिनियम 1793 को ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, और इस अधिनियम के द्वारा भारत में कंपनी का जो व्यापार है वो एकाधिकार को अगले 20 वर्षों तक जारी रखा गया, यानी कि 20 वर्षों तक कंपनी के अधिकार को भारत के अंदर बढ़ा दिया गया। और इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के जो वरिष्ठ अधिकारी थे उनको बिना अनुमति के भारत छोड़ने पर रोक लगा दी गई। यदि वे ऐसा करते हैं तो उनका इस्तीफा माना जाएगा कि उन्होंने अपने पद से क्या दे दिया है, इस्तीफा दे दिया है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त करने के लिए किस अधिनियम का गठन किया गया था भाई, वो किया गया था, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी एकाधिकार समाप्त करने के लिए गठन किया गया था 1813 का चार्टर एक्ट भाई, 1813 का चार्टर एक्ट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त करने के लिए 1813 का चार्टर एक्ट पारित किया गया था। लेकिन जो चाय का जो व्यापार था और चीन के साथ जो व्यापार था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के का ही उसके ऊपर अधिकार रहा। चाय के व्यापार पर और चीन के साथ व्यापार पर किसका अधिकार रहा, ईस्ट इंडिया कंपनी का। और 1813 का जो चार्टर एक्ट था उसके द्वारा पहली बार जो ईसाई मशीनरी थी उनको भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी गई। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि कौन से चार्टर एक्ट के द्वारा पहली बार ईसाई मशीनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी गई, 1813 का चार्टर एक्ट। और इस एक्ट के द्वारा भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया। 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश व्यापारी जो थे उनको एक लाइसेंस प्रणाली के तहत भारत में व्यापार करने की अनुमति दी गई। भाई अगर आप लाइसेंस होगा आपके पास तभी आप भारत के अंदर व्यापार कर सकते हो। लेकिन कंपनी ने चीन के साथ जो व्यापार है और चाय जो व्यापार है उसमें अपना एकाधिकार बनाए रखा। ठीक है, तो राइट ऑप्शन सी रहेगा वही। नेक्स्ट, ब्रिटिश संसद के द्वारा अधिनियमित निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारतीय कानूनों के समेकन और संहिताकरण के लिए एक विधि आयोग की स्थापना के लिए प्रदान किया गया? चार्टर अधिनियम 1833, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। भारतीय परिषद अधिनियम 1909, इसको किस नाम से जाना जाता है भाई, मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि भारतीय मार्ले मिंटो सुधार के नाम से कौन से अधिनियम को जाना जाता है, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। एक आपका आता है चार्टर अधिनियम 1813, भारत में शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का क्या किया गया, उपबंध किया गया भाई। 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष भारत के लोगों पर शिक्षा के लिए खर्च करने का उपबंध किया गया। भारत सरकार अधिनियम 1919 भाई, प्रांतीय स्तर पर कार्यपालिका हेतु द्वैध शासन प्रणाली शुरू की गई। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, द्वैध शासन प्रणाली। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से अधिनियम के तहत प्रांतीय स्तर पर कार्यपालिका हेतु द्वैध शासन प्रणाली शुरू की गई, भारत सरकार अधिनियम 1919। और ब्रिटिश संसद के द्वारा अधिनियमित निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारतीय कानूनों के समेकन और संहिताकरण के लिए एक विधि आयोग की स्थापना के लिए प्रदान किया गया? चार्टर अधिनियम 1833। नेक्स्ट बताइए, निम्नलिखित में से किसे प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 के अधिनियम का श्रेय दिया जाता है जिसमें बाल रोजगार को विनियमित करने के प्रावधान थे? वो था मेरे दोस्तों रिपन। ठीक है, रिपन को क्या कहा जाता है, स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है भाई। स्थानीय स्वशासन का जनक किसको कहा जाता है, रिपन को कहा जाता है। भारत में नियमित रूप से जनगणना कराने का श्रेय भी, भारत में नियमित जो जनगणना है उसको कराने का श्रेय भी किसको जाता है, वो भी रिपन को जाता है। और प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 के अधिनियम का श्रेय भी किसको जाता है, रिपन को जाता है। भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान पहली बार कारखाना अधिनियम निम्न में से किस वर्ष में पारित किया गया? अभी आपको बताया 1881 के अंदर भाई, रिपन के दौरान, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। और इस अधिनियम के द्वारा, ये जो अधिनियम था उन कारखानों के ऊपर लागू होता था जहां पर जो मजदूरों की न्यूनतम संख्या 100 होती थी। और इस अधिनियम के अंतर्गत 7 साल से कम आयु के बच्चों को कारखानों के अंदर कार्य करने के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया था।
इंडियन काउंसिल एक्ट, कौन सा इंडियन काउंसिल एक्ट जिसे मार्लियामेंटो सुधार भी कहा जाता है, ब्रिटिश संसद में लागू किए गए सुधार उपायों की एक श्रृंखला थी भाई। मैंने आपको बताया 1909, 1909 को क्या कहा जाता है, मार्लियामेंटो सुधार भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट रहेगा। और इस एक्ट के द्वारा भारत में पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई। अगर आपसे पूछा जाए कि किस एक्ट के द्वारा भारत में पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई, वो था मेरे दोस्तों 1909 का शासन अधिनियम यानी कि मार्लियामेंटो सुधार। और भारतीयों को पहली बार इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की सदस्यता दी गई। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की सदस्यता भारत को पहली बार दी गई। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। भारत सरकार अधिनियम 1919 ने ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारत में पहली बार द्विसदनीय शासन की परिकल्पना की थी। और इसने राज्य परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष निर्धारित किया भाई, इसने निर्धारित किया था 5 वर्ष भाई। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। भारत सरकार अधिनियम 1919 जिसने ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारत में पहली बार द्विसदनीय शासन की परिकल्पना की थी। इसे राज्य परिषद का कार्यकाल जो है वो 7 वर्ष से घटाकर कितना वर्ष कर दिया गया था, 5 वर्ष कर दिया गया था। और इस अधिनियम के द्वारा सदस्यों की संख्या 15 के स्थान पर न्यूनतम 8 कर दी गई और अधिकतम कितनी कर दी गई थी, 12 निश्चित कर दी गई थी। नेक्स्ट बताइए, भारतीय संविधान का संरचनात्मक भाग या ढांचा काफी हद तक किस अधिनियम से लिया गया है, वो लिया गया भारतीय संविधान का अधिकांश जो संरचनात्मक भाग है वो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। 1935 से न्यायपालिका हो, कैग हो यानी कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक हो, अध्यादेश जारी करने की, लोक सेवा आयोग, आपात उपबंध, ये सब भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। निम्न में से किस अधिनियम या विधायिका में संघीय सुविधाओं एवं प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की और केंद्र तथा प्रांतों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण का भी प्रावधान किया गया? ये मेरे दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935 भाई। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट रहेगा, सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, जिसके तहत संघीय सुविधाएं और प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की और केंद्र और प्रांतों के बीच में विधायी शक्तियों के विवरण का भी प्रावधान किया गया। नेक्स्ट, प्रांतीय स्वायत्तता शुरू करने के लिए भारत की ब्रिटिश सरकार के द्वारा कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? तो अभी मैंने आपको बताया 1935 का भारत सरकार अधिनियम, ऑप्शन नंबर आपका डी बी करेक्ट रहेगा भाई। ठीक है, इस अधिनियम के तहत प्रांतीय शासन के अध्यक्ष के रूप में राज्यपाल की नियुक्ति की गई थी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा जाता है किस अधिनियम के तहत प्रांतीय शासन के अध्यक्ष के रूप में राज्यपाल की नियुक्ति की गई? 1935 का भारत सरकार अधिनियम या भारत शासन अधिनियम। और इसी अधिनियम के अधीन प्रांतों के अंदर द्वैध शासन प्रणाली का अंत करके किसकी स्थापना की गई? स्वशासन की स्थापना की गई। द्वैध शासन प्रणाली का अंत करके किसकी स्थापना की गई भाई? स्वशासन की स्थापना की गई। नेक्स्ट, ब्रिटिश कालीन संपूर्ण भारत में प्रांतीय विधानसभाओं और मंत्रालयों हेतु निम्नलिखित में से किस वर्ष में चुनाव कराए गए थे? 1937 में कराए गए थे भाई। भारत सरकार अधिनियम 1935 के आदेशानुसार 1936-37 में पहली बार ब्रिटिश भारत में प्रांतीय चुनाव हुए थे, यानी कि जब अंग्रेजों का शासन था। ठीक है, 11 प्रांतों के अंदर चुनाव हुए थे। मद्रास में हुआ था, बिहार में, उड़ीसा में, असम में, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, बंगाल, पंजाब, सिंध, ठीक है, यहाँ पर हुए थे। नेक्स्ट बताइए, संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर किया गया था, जिसने भारत का दौरा किया था भाई। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था भाई? वो आया था 14 मार्च 1946 को। 14 मार्च 1946 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, कौन थे उस टाइम पे भाई? क्लीमेंट एटली। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि जब जो कैबिनेट मिशन भारत आया तो उस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन थे भाई? क्लीमेंट एटली थे, जिन्होंने हाउस ऑफ कॉमन्स के अंदर एक घोषणा की कि भारतीयों को स्वतंत्र होने का अधिकार है। ठीक है, इसके लिए एटली ने कैबिनेट मंत्रियों का एक 3 सदस्यीय बोर्ड बनाया भाई। ठीक है, और ये जो मिशन था ये भारत में भेजा, जिसे कैबिनेट मिशन कहा गया। 3 सदस्यों का यह मिशन था और मार्च 1940 के अंदर ये भारत में पहुंचा था। तो इसी के तहत अगर आपसे पूछा जाए कि भारत को जो आजादी है कौन से मिशन के तहत मिली? कैबिनेट मिशन, जो भारत के अंदर 14 मार्च 1946 के अंदर आया था।
संविधान सभा को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा किसके द्वारा मान्यता दी गई है? 1947 की धारा 8A भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 4 जुलाई 1947, 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे उस टाइम पे क्लीमेंट एटली, उनके द्वारा हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश किया गया और हाउस ऑफ कॉमन्स के द्वारा 15 जुलाई 1947 को और 16 जुलाई 1947 को ये पारित भी कर दिया गया, 16 जुलाई 1947 को, और 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश क्राउन के द्वारा इसको क्या कर लिया गया? स्वीकार कर लिया गया। और इसके अंदर 20 धाराएं थी और स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा नंबर 8A के द्वारा संविधान सभा को क्या दी गई? मान्यता दी गई। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान के अनादर को रोकता है? कौन सा अधिनियम रोकता है भाई? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। राष्ट्रीय ध्वज के वर्तमान स्वरूप की जो कल्पना है, यानी कि इसका जो डिजाइन है राष्ट्रीय ध्वज का, किसके द्वारा बनाया गया था भाई? पिंगली वेंकैया के द्वारा, पिंगली वेंकैया। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? 3:2। लंबाई का और चौड़ाई का अनुपात होता है 3:2। और भारत के राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र कहां से लिया गया है? सारनाथ के स्तंभ से लिया गया है। तो राइट ऑप्शन इसका सी रहेगा। राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971, जिसके तहत भाई राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान के अनादर, इनके आप उसका अपमान नहीं करोगे, हमारे भारत के राष्ट्रीय ध्वज का और राष्ट्रगान का। नेक्स्ट बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा संक्षिप्त रूप REP का विस्तारित रूप है जो भारतीय संविधान के पाठ में उपयोग किया गया था? भाई मैंने आपको बताया निरस्त कर देना, ठीक है, निरस्त कर देना। निरस्त का मतलब क्या होता है? निरस्त, निरस्त का मतलब होता है रिपील्ड, REPEALED, तो रिपील्ड। निम्न में से कौन सा संक्षिप्त रूप REP का विस्तारित रूप है जो भारत के संविधान के पाठ में उपयोग किया जाता है? वो है मेरे दोस्तों रिपील्ड, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि निरस्त कर देना। बोलते ना कि इस संविधान को, इस भाग को पूर्ण तरीके से निरस्त कर दिया गया, तो रिपील्ड आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बताइए, मोहम्मद सलीम उल्लाह बनाम किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने 2021 में कहा कि निर्वासित न होने का अधिकार अनुच्छेद नंबर 19 के साथ जुड़ा है और केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है? तो ये मेरे दोस्तों भारत संघ, ठीक है, भारत संघ और मोहम्मद सलीम उल्लाह बनाम इस मामले के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत की पहली महिला शास्त्रीय नृत्यांगना थी जिन्हें राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वो थी रुक्मणी देवी अरुणडेल। रुक्मणी देवी अरुणडेल को 1952 के अंदर राज्यसभा में मनोनीत होने वाली स्वतंत्र भारत की पहली शास्त्रीय नृत्यांगना थी जिन्होंने भरतनाट्यम नृत्य शैली से संबंधित है। कौन सी नाट्य शैली से है? भरतनाट्यम भाई, ठीक है, भरतनाट्यम नृत्य शैली को पुनर्जागरण का नेतृत्व इसने किया और मद्रास में कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना भी किसके द्वारा की गई थी? रुक्मणी देवी अरुणडेल के द्वारा की गई थी। भारतीय संसद में प्रत्यक्ष कर संहिता विधेयक यानी कि डायरेक्टेड टैक्स कोड बिल कब पेश किया गया? 2010 के अंदर पेश किया गया। प्रत्यक्ष कर संहिता नियमों का एक समूह होता है। प्रत्यक्ष क्या होता है? एक नियमों का समूह होता है। जो मौजूदा जो इनकम टैक्स अधिनियम बनाया गया है, जो आयकर अधिनियम बनाया गया है, उसको ये क्या करता है? प्रतिस्थापित करता है, यानी कि रिप्लेस करता है। प्रत्यक्ष कर संहिता में कॉर्पोरेट आयकर, व्यक्तिगत जितने भी टैक्स लगते हैं, उन सभी प्रकार के कर इसके अंदर शामिल होते हैं, जिसे भारतीय संसद में 2010 के अंदर पेश किया गया था। भारत में दहेज प्रतिषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? भारत में दहेज प्रतिषेध अधिनियम पारित किया गया था 1961 में। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। भारत में दहेज प्रथा को रोकने के लिए 1 मई 1961 को दहेज निषेध अधिनियम लागू किया गया। इस नियम के अनुसार दहेज लेने या दहेज देने या इसके लेन देन में कोई भी सहयोग करेगा तो 5 वर्ष की कैद और 15,000 रुपए का जुर्माने का प्रावधान है। महिला और बाल विकास मंत्रालय अधिनियम के अंतर्गत ये आता है। महिला और बाल विकास मंत्रालय, ये अधिनियम पूरे भारत के अंदर लागू होता है। भारत में आयुध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? भारत में आयुध
आयुध अधिनियम पारित किया गया था 1959 में। भारतीय संसद के द्वारा आयुध अधिनियम, सशस्त्र अधिनियम पारित किया गया 1959 में, जिसके द्वारा अवैध हथियार, गोला बारूद से होने वाली जो हिस्सा है उसको रोकने के लिए बनाया गया था। इससे पहले अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया कानून था भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878, यही कार्य करता था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 के अनुसार बिना वसीयत मर जाने वाली हिंदू महिला की संपत्ति पर पहला अधिकार निम्न में से किसका होता है? तो राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी भाई। ठीक है, हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 के अनुसार बिना वसीयत मर जाने वाली हिंदू महिला की संपत्ति पर पहला अधिकार किसका होगा? उसके पति का अधिकार होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। न्यायालयों की अवमानना अधिनियम को न्यायालयों की अवमानना के लिए दंडित करने और उससे संबंधित उनकी प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए कुछ अदालतों की शक्तियों को परिभाषित और सीमित करने के लिए पारित किया गया था। इस अधिनियम को निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया था? 1971 में। 1971 में जो न्यायिक कार्यवाही है, यानी कि जो न्याय की जो कार्यवाही चलती है कोर्ट के अंदर, उसको सही और उचित ढंग से रिपोर्ट और उचित आलोचना न्यायालय की अवमानना के अंतर्गत नहीं की जाएगी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अधिनियम वर्ष 2005 में पारित किया गया था? वर्ष 2005 में पारित किया गया था घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 भारत की संसद के द्वारा पारित एक अधिनियम है जिसका उद्देश्य घरेलू हिंसा से महिलाओं को बचाना है। और इस अधिनियम में घरेलू हिंसा की परिभाषा और जितने भी अधिकारी हैं जो सेवा देते हैं उनकी क्या क्या शक्तियां उनको दी गई हैं, क्या क्या कर्तव्य उनको बनते हैं, ये सब इसके अंदर शामिल है। नेक्स्ट बताइए, बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम या शिक्षा का अधिकार यानी कि आरटीई राइट टू एजुकेशन अधिनियम भारत की संसद का एक अधिनियम है जो कौन से वर्ष के अंदर लागू हुआ? भाई ये लागू हुआ 2010 के अंदर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। एक संविधान संशोधन हुआ था, 86वां संविधान संशोधन। कब हुआ था? 2002 के अंदर, जिसके तहत क्या प्रावधान किया गया भाई? 6 साल से 14 साल तक के बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई भाई। और शिक्षा के अधिकार के रूप में इसको आर्टिकल नंबर 21 के क में रखा गया भाई। और इस अधिकार को व्यावहारिक रूप देने के लिए संसद में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 पारित किया गया और जो 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। नेक्स्ट बताइए, सूचना का अधिकार अधिनियम कौन सी सरकारी सूचना के लिए नागरिकों के अनुरोधों पर जवाब देना अनिवार्य करता है? वो करता है मेरे दोस्तों 2005। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, भारत में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण यानी कि जो पोक्सो अधिनियम है, पोक्सो एक्ट है, कितने बालकों के हितों की रक्षा करते हुए लैंगिक हमले या लैंगिक उत्पीड़न, किसी का यौन उत्पीड़न होता है, उसके अपराधों को, अश्लील साहित्य से बालकों का संरक्षण करने के लिए एक व्यापक कानून है भाई। ये कब मेरे दोस्तों? 2012 के अंदर यौन अपराधों से बच्चों को संरक्षण करने के लिए पोक्सो एक्ट बनाया गया। पोक्सो का मतलब क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट। ये महिला बाल विकास मंत्रालय ने 2012 के अंदर बनाया था भाई। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, संसद में विपक्ष के नेताओं के वेतन और भत्ते एक अधिनियम के द्वारा तय होते हैं जिसे संसद के द्वारा कौन से वर्ष में पारित किया गया था? ये 1977 में भाई, 1977 में। और संसद के सदस्यों के वेतन और भत्ते कौन से आर्टिकल के अंदर है? आर्टिकल नंबर 106 के अंदर है भाई। और आर्टिकल नंबर 105 में क्या है? संसद और उनके सदस्यों की जो शक्तियां हैं, उनको जो विशेष अधिकार हैं, उनका प्रावधान है आर्टिकल नंबर 105 में। और उनके सदस्यों का वेतन और भत्ता आर्टिकल नंबर 106 के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खान और खनिज यानी कि विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2021 लोकसभा में 15 मार्च 2021 को पेश किया गया, जिसने खान और खनिज अधिनियम संशोधित किया 1957 भाई। ठीक है, 1957 को संशोधित किया। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट रहेगा। तो कैसी लगी आज की क्लास आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा और इसका आंसर आप होमवर्क के रूप में दे दीजिएगा कि निम्न में से किस वर्ष में ब्रिटिश सरकार के द्वारा वन्य पक्षी और पशु संरक्षण अधिनियम लागू
किया गया था। बाकी आप हमारी ये सभी क्लासेस टाइम से ज्वाइन करते रहिए और अपनी तैयारी को बूस्ट कर लीजिए। डेली रात को 9 बजे लाइव मॉक टेस्ट चलता है, सभी सब्जेक्ट आपको कवर करवाए जाते हैं, हरियाणा ग्रुप डी के लिए हो चाहे आपका हरियाणा पुलिस के लिए हो। तो चलिए मेरे दोस्तों, मिलेंगे कल की क्लास में और कल हम पॉलिटी को खत्म करेंगे। बहुत दिनों आपको अनुच्छेद पढ़ते हुए हो गए, आर्टिकल पढ़ते हुए हो गए, कुछ याद हुए होंगे, कुछ याद नहीं हुए होंगे। कब याद होंगे? जब बार बार क्लास को देखोगे, या क्लास नहीं देखोगे तो बार बार रिवीजन करोगे। ठीक है, तो ये जो आज मैंने होमवर्क में देता हूं उसका आंसर जरूर दिया करो भाई। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलेंगे कल की क्लास में।